Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I am Monica and today we will discuss about the topic that is your concepts and tricks to find anhydrides of oxy acids. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सी एसिड्स क्या हो, सबसे पहले ये आपका टॉपिक 11th और 12th दोनों क्लास का बेसिक है और फर्दर क्लास में आपका यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं मेरे? ऐसे एसिड्स होते हैं जिसके अंदर हमारा OH बॉन्ड होता है, ठीक है। द एसिड्स विच कंटेन्स OH बॉन्ड, फाइन हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एसिड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम एनहाइड्राइड्स का तो कंसेप्ट सीख ही रहे हैं, कैसे एनहाइड्राइड्स को निकाला जाता है ट्रिक के थ्रू, लेकिन साथ साथ में हम एक और कंसेप्ट पे आएंगे जो कि है हाइड्रोलाइसिस, जो इसी के साथ है आपका, ठीक है, कॉम्बाइन। मतलब जस्ट इसका जो आप पढ़ोगे इसका जस्ट रिवर्स क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, फाइन। तो चलिए आज हमारे एक कंसेप्ट से दो कंसेप्ट क्लियर होंगे। फर्स्ट हमारे पास एसिड्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, तो वहां से हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे फाइंड आउट करना है एनहाइड्राइड, फाइन, एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सो एसिड्स लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर इनके आपको क्लियरिटी के लिए फॉर्मूले लिख दिया ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि सब में OH बॉन्ड है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी एसिड्स लिखे सब में क्या है, OH बॉन्ड है, फाइन। अब यहाँ पर देखना हमें इसकी ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेंट्रल एटम। क्या लिखना है, सेंट्रल एटम। ट्रिक के लिए सेंट्रल एटम, फाइन। अब इसके नीचे जो आप सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जिस सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जब हम किसी भी डिजिट को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपके पास सबस्क्रिप्ट होगा यानी जो हम नीचे लिखेंगे सेंट्रल एटम के, वो क्या होगा, 2, ठीक है। वो हमेशा आपको क्या लिखना है, 2 ही लिखना है। नेक्स्ट आपके पास आगे आप लिखोगे O, क्योंकि हमारे पास जो एनहाइड्राइड्स होते हैं वो एक्चुअली ऑक्साइड्स ही होते हैं, मतलब जिसमें एनहाइड्राइड्स ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं, ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं। तो देखिए O के नीचे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब मैं लिखूंगी तो साथ साथ आपको भी करना है ताकि आपकी क्लियरिटी बने, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, फाइन। तो आपको ये करना है इसके अंदर। तो चलिए वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। अब देखना HClO4 में मेरे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रोजन का क्या होता है आपके पास, +1 चार्ज है, क्योंकि सारा का सारा आपका बच्चा रेडॉक्स रिएक्शन से आता है, मतलब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए तब समझ के, ठीक है। HClO4 में क्या है, H के पास क्या आपके पास +1, क्लोरीन की निकाली, क्लोरीन का यहाँ पर सेंट्रल एटम, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है, -2 चार्ज कैरी करता है, तो 4 2 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से X की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी +7, ठीक है ना। तो X क्योंकि टोटल चार्ज 0 है ना मेरा इसके ऊपर, तो X इज इक्वल टू +7, यानी सेंट्रल एटम पर मेरी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर आपकी +7, ठीक है। +7 किसके लिए, क्लोरीन की। अब आपको वन बाय वन मेरे साथ साथ सारी ऑक्सीडेशन निकालनी है और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे HClO4 है जो आपके पास, क्लोरीन कितना +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैं क्या करूंगी, यही फॉर्मूला यूज करो आप। पहले लिखो सेंट्रल एटम, व्हाट इज द सेंट्रल एटम, दैट इज योर क्लोरीन, फाइन। नीचे का लिखोगे आप सबस्क्रिप्ट में 2। नेक्स्ट क्या आपके पास O, क्योंकि आपको ऑक्साइड्स निकालना है ना, एनहाइड्राइड मतलब ऑक्साइड्स। O ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम कितनी निकली आपकी, 7, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका एसिड, ऑक्सो एसिड का एनहाइड्राइड। बच्चा कई बार क्या होता है ना, हम ये सीखते हैं कि एनहाइड्राइड्स कैसे निकलते हैं, ऑक्सो एसिड्स में से हम वाटर को रिमूव जैसे ही करते हैं तो मेरे पास क्या निकल के आते हैं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब कुछ और नहीं होता है, सिंपल होता है कि वाटर रिमूव करना है। अब यहाँ पर एक बात और समझने के लिए है कि हमने वाटर रिमूव कर दिया, लेकिन वाटर रिमूव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है आपका, डिहाइड्रेटिंग, हाइड्रेशन होता है वाटर, फाइन। और डिहाइड्रेटिंग डी जहां पर भी यूज होता है इट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, फाइन। डिहाइड्रेटिंग मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, फाइन। डिहाइड्रेटिंग है, दीज आर नोन योर P4O10 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। अब मैं आपको लास्ट में, क्योंकि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि आपको तभी समझ में आएगी चीजें क्या हैं।
एक के बाद एक कंसेप्ट, हमेशा जब भी आप स्टडी करते हो कोई भी कंसेप्ट तो उसमें सारे कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो केमिस्ट्री के, तभी आपका क्या होता है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बन सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको कोई कंसेप्ट सीखना है केमिस्ट्री का तो वहाँ पर आपको क्या यूज करना है, उसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं ना सारे यूज करो, तब आपको पता चलेगा कि जो आप चैप्टर सारे स्टडी करते हो उस सारों का यूज आपका कैसे उस कंसेप्ट में होता है। फाइन, तो चलिए हम धीरे धीरे ना सारे कंसेप्ट को इसमें सीखेंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, लास्ट में आपको वीडियो के मैं ये बताऊंगी कि कैसे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर से ही हम समझेंगे। तो देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा आपका ये, क्योंकि ये करेगा वाटर को रिमूव करेगा, कहाँ से, इन ऑक्सी एसिड्स में से। फाइन, अब ये मैंने ट्रिक इसलिए बताया क्योंकि आप वाटर रिमूव करोगे ना वहां से, देखो HCl में से वाटर रिमूव करोगे O2 बनेगा, आपको वहां से कोई क्लियरिटी नहीं बनती कि आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है, जब भी कभी भी कोई भी चीज करो तो सिंपल आपका हाइड्रेट आपको ऐसे निकालना है, ठीक है ना। अब है HClO3, अब मैंने फिर से फर्दर क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो +1 + X, ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी करता है, 3 2 6, दैट इज योर कितना आ जाएगा आपका +5, तो 5। अब मुझे पता है कि मैंने आपको बताया अभी क्या, सेंट्रल एटम क्या आपका क्लोरीन, और नीचे आप क्या लिखोगे 2, सबस्क्रिप्ट में ऑक्सीजन लिखोगे, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, दैट इज योर 5। फाइन, आई थिंक तो ये कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पी ब्लॉक का ये चैप्टर है जिसके अंदर ये एनहाइड्रेट का कंसेप्ट आता है, बट आपको फिर भी आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट। अब देखना यहाँ पर सल्फर है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ से, अब आप खुद कीजिए, +2 यहाँ से +X -8, दैट इज योर 0, कितना आ जाए आपका 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप बार बार निकालिए, मैं साथ साथ निकाल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को क्लियरिटी नहीं होती कहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो एनहाइड्रेट्स तो फिर आएंगे नहीं समझ में, ठीक है ना। तो कितना आएगा आपका यहाँ से H2SO4 का क्या आएगा, H2SO4 का पहले क्या करोगे, सेंट्रल एटम लिखो, सेंट्रल एटम क्या आपके पास S, फाइन, S के बाद क्या लिखोगे 2, O के बाद क्या लिखोगे 6। अब मुझे यहाँ से बताओ, हमेशा क्या करना है आपको, सिंपलेस्ट रेशो में लेकर आना है, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करना है, ठीक है ना। 2 1 2, 2 3 6, तो दैट मींस SO3 होगा इसका, ना कि H2O6, सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करके लाना है, ठीक है ना। यहाँ पर तक तो हो नहीं रहा था क्योंकि ऑड इवन का सिस्टम है। यहाँ देखो +2 + X -6, कितना आ जाएगा आपका 4। तो आप क्या करोगे, O4 सेंट्रल एटम लिखोगे 2, यानी कि SO2। फाइन, नेक्स्ट है HNO3, यहाँ से आप निकालो कितना का, +1 -6, कितना आ जाएगा +5, तो +5 नाइट्रोजन भी है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन इसको मैं ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। एक चीज याद रखनी है कि हमेशा ये चीजें कब होती हैं, जब आपने यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया हुआ है। यहाँ पर 2 वर्ड से मिलके बना आपका, इसका मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रेटिंग का मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है ना। तो आप नीचे -H2O भी लिख सकते हो और आगे +2O भी लिख सकते हो, एक ही मीनिंग का, समझना ध्यान से। अगर मैंने यहाँ पे -H2O कर दिया ना, इसका मतलब इनमें से वाटर रिमूव हो रहा है। फाइन, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकती हूँ, राइट हैंड साइड पे आप जो भी लिखोगे प्लस वाटर, क्योंकि यहाँ से माइनस होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप कैसे करते हैं ना मैथमेटिक्स में, अगर यहाँ -H2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +H2O, तो सबके आगे +2H2O भी लिख सकते हो आप, अदरवाइज -H2O लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, दोनों में से एक लिखना है आपको। नेक्स्ट देखो कितना आपका कितना आ जाएगा N2O5, ठीक है ना। अभी फॉर्मूला यूज करते जाओ फटाफट। अब यहाँ पर बताओ मुझे कितना आएगा, +3 इसका आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा -8, दैट इज इक्वल +X आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 5, यानी कि +5 आ जाएगा फॉस्फोरस। तो कैसे लिखोगे P2O5, ठीक है। H3BO3 इसका कैसे निकालोगे, 3 2 6 + 3 कितना जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो कैसे करोगे, सेंट्रल एटम लिखा B2O3, अब यहाँ देखो 3 2 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, इन्हीं के ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो समझ में आ जाएगा, +4 आ जाएगी कार्बोनिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे C2O4, तो कितना आ जाएगा
CO2, ठीक है, कैंसिल आउट करके लिखना है जो कार्बन डाइऑक्साइड। HNO2 -4 + 1 3 + 3, तो कैसे लिखोगे सेंट्रल एटम N2O3। अब मैं यहाँ पर आपको एक और कंसेप्ट बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो अब हमने जब ये सारा कंसेप्ट स्टडी किया तो मैंने ये चीज देखी कि आपको जैसे ग्रुप्स होते हैं 1 to 18 ग्रुप्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो मेनली ऑक्सो एसिड्स पी ब्लॉक के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पी ब्लॉक का ही कंसेप्ट है ऑब्वियसली, ठीक है। अब मुझे ये बताओ पी ब्लॉक में आपका 13 से स्टार्ट हो जाता है, 13 ग्रुप। अगर आपको क्लियरिटी विजिबिलिटी नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि मैं और भी लार्ज लिखूँ, ठीक है ना। 13, 14, 15, 16, 17 तक ही हम मोस्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि 18 तो इनर्ट गैस होता है तो वहां पर हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि रिएक्शन ही कम होती है, ठीक है ना। जो 13 है आपके पास वो कौन सी है, बोरोन फैमिली, फाइन। 14 है कार्बन फैमिली, 15 है नाइट्रोजन फैमिली, 16 है ऑक्सीजन फैमिली, 17 है आपके पास हेलोजन फैमिली, यानी कि अगर मैं फ्लोरीन से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, हेलोजन फैमिली। अब देखो बेटा यहाँ पे जो आपके पास बोरोन है, ठीक है। अब जो ये एक चीज यहाँ पर हमेशा माइंड में रखनी है, मैं देखो यहाँ पर अभी नेक्स्ट पोर्शन में आपके दो लिखे हुए हैं, दो एसिड्स लिखे हैं, वहां से एक ऑक्सो एसिड निकल के आ रहा है आपका। तो वहां पर ध्यान रखने वाली चीज क्या है, अगर आपके पास ग्रुप नंबर ऑड है ना, ठीक है, ऑड है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑड आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर आपका यही रूल फॉलो होना है। मैंने क्या कहा, दोबारा सुनो ध्यान से। अगर मेरे पास ग्रुप नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने लिख दिया जैसे मेरे पास ग्रुप नंबर, मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास ग्रुप नंबर क्या है, ऑड में है, 13 ऑड है, 15 ऑड है, 17 ऑड है, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वो भी ऑड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ग्रुप नंबर इवन है, कौन कौन सा, 14, 16 इवन है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपकी इवन आ रही है, ठीक है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, ये सिमिलरली लॉजिक लगाना आपको, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक देखो हमने जो डिस्कस किया वहां पर जैसे क्लोरीन है 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, क्लोरीन फिर से आपके पास 5 ऑड आ रही है, 17 ऑड ग्रुप है, ऑड ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। सल्फर इवन का है ना क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आता है आपका, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, तो 16 ग्रुप का है यानी इवन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इवन ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और इवन ही ग्रुप नंबर है, ठीक है। यहाँ पर अभी नाइट्रोजन आइटम है, इसका क्या है, 15th ग्रुप का है, ऑड है तो ऑड ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ऐसे ही करोगे। सिमिलरली फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे ही आता है, ऑड है, ऑड ही है आपके पास ग्रुप नंबर। बोरोन है, ऑड का है और ऑड ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। कार्बन इवन का है और इवन ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिंपल। तो ये सारा में कंसेप्ट यही फॉलो हो रहा था, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वही कंसेप्ट चलेगा। लेकिन जहां पर ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफर आ जाता है ना, वहां दो ऑक्सी एसिड्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, एनहाइड्राइड तो आपको एक ही होगा। अब देखो जैसे कैसे मैं समझाती हूँ, अब यहाँ पे निकालो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, X2 होता है, 2 to the 4 दैट इज इक्वल टू कितनी आ गई आपकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 4। अब देखो नाइट्रोजन तो किसका है, ऑड ग्रुप का है, 15 ऑड ग्रुप है ना, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +4। यहाँ तो गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर तो मेरा कंसेप्ट ही नहीं लग रहा है। उस टाइम आप क्या करोगे, हमेशा जो भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ रही है ना, यानी +4 आ रही है यहाँ पे, तो हमेशा वहां पर क्या करोगे, एक ऐड करोगे और एक सब्ट्रैक्ट करोगे, और वो जो एक ऐड करने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी उनके ऑक्सो एसिड्स एग्जिस्ट करेंगे दोनों, फाइन। तो मैंने क्या बोला, अभी देखो दोबारा लिख देती हूँ आपके लिए। अगर आपका ग्रुप नंबर इवन है बट ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है यानी कि ऑड है, और इसका वाइस वर्सा कर लो, अगर मैं इसको ऑड लिख दूं और ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी लिख दूं इवन है, यहाँ बिल्कुल दोनों चीजें एकदम रिवर्स हो गई ना एक दूसरे के, तो यहाँ पर क्या करोगे, ऑलवेज क्या ट्रिक बताई मैंने आपको, हमेशा क्या करोगे, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ना आपकी, उसकी एक तो +1 में लिखनी है, नेक्स्ट -1 वाला ऑक्सो एसिड एग्जिस्ट करना आपका, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे करोगे आप। अब मुझे ये बताओ, HNO2 में आप फटाफट से अपनी नोटबुक खोलो, वहां पे करो, HNO2 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आपकी, जल्दी बताओ, +3 +1
-4 दैट इज योर +3। हेयर -6 + 1 कितना आ जाएगा +5। फाइन, दोनों क्या आपकी ऑड है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, +4 आ गई ना, +4 में एक ऐड करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है। +4 में एक ऐड करोगे तो क्या आएगा +5, +4 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा +3। फाइन, तो दोनों रिजल्ट्स एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आया, मैंने यही चीज बताई। अगर +4 होगी तो एक ऐड हो जाएगी +5 आ जाएगी, +4 होगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी +3 आ जाएगी। फाइन, नेक्स्ट है N2O4 में करो। अगर मैं इसको शॉर्टकट में अगर करूं, अब देखो ये तो दोनों सेम ही है, क्यों, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज कर दो, 2 1 2 2 4। फाइन, तो कितना आ जाएगा, यही बन के आ जाएगा। तो ये दोनों तो सेम ही है आपके, आपको ये दे दिया जाए या दे दी, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करो, देन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। नेक्स्ट है ClO2, कितना आ जाएगा यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, क्योंकि -2 होता है ना, तो इसकी आ जाएगी +4। अब मुझे ये बताओ, क्लोरीन की यहाँ +4 है, तो मुझे मैंने आपको बताया था क्लोरीन 17 ग्रुप का नंबर है ना, क्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, तो ऑड है, ठीक है, ग्रुप नंबर, लेकिन आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है आपकी E1 आ गई, तो यहाँ पर गड़बड़ है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज होगा। तो +4 में एक आपकी +3 बनेगी, दूसरी क्या बनेगी, एक ज्यादा करके +5। तो +5 कहाँ बनेगी देख लो, ये कितना आ जाएगा +1 + x -4 दैट इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कितनी एग्जिस्ट कर रही है +3, और यहाँ कितनी एग्जिस्ट करेगी +5, -6 करके +1 +3 है, +5 आ जाएगा। ठीक है, अब ClO3 में चेक करो, x -6 कितना हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही है आपकी 6 बन रही है। मैंने आपको बताया था 6, ये क्या है E1, लेकिन ये कौन से ग्रुप का है, ऑड का। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक बढ़ाऊंगी एक घटाऊंगी, यानी कि एक आपका +5 वाली एग्जिस्ट करेगी, एक आपकी 7 वाली एग्जिस्ट करेगी प्लस, और एक इसमें माइनस करके आएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 2 8 +1 दैट इज योर 7 एंड दैट इज योर +5। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, बस यहाँ पर ये चीज फॉलो होनी, देखो इनमें आपके पास ये वाली चीज फॉलो होगी जो आपने ये किए हैं, और ये वाला जो कंसेप्ट होगा वो इनके लिए फॉलो होगा। जहाँ ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर है ना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इवन ऑड ऑड। नेक्स्ट देखो, एक कंसेप्ट आता है जो आप शायद 10th क्लास में आप स्टडी भी करते हो, उसमें क्या आता है, जो आपके पास मैंने यहाँ पर H2SO4 बताया था आपको, है ना। चलो अब इस कंसेप्ट को समझते, देखो यहाँ से ना कितने सारे कंसेप्ट निकल के आते हैं, वो आप पर है आप कैसे निकालना चाहते हो। अब देखो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है मेरे पास, या 10th क्लास में हमने एक चीज स्टडी की थी कि क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में मैंने क्या लिया, एसिड लिया, एसिड के ऊपर मैंने वाटर डाल दिया। कभी सुना है ऐसा? हमेशा पहले वाटर लेंगे, कैसे करते हो आप, एसिड में कभी वाटर नहीं मिलाते, बल्कि वाटर में वो भी धीरे धीरे ड्रॉप वाइज आप एसिड मिलाते। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम उसी को समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है, और ये ऊपर से डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों है। ठीक है, देखो यहाँ पर अब मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे अब मेरे पास H2SO4 है, मैंने यहाँ पर देखो इसका वो बनाया भी होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, दिस इज योर H2SO4। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, वाटर ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, वाटर। फाइन, जब मैंने इसमें वाटर ऐड किया तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी। जब भी आप कहीं पर वाटर का एडिशन करते हो ना, तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे जब हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करी तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपके आए हुए हैं ना, वहां देखो क्या आएगा, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड मेरे क्या होते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो मैं उसको थोड़ा ट्विस्ट भी कर दूंगी ना तो वो ब्रेक हो जाएगा। बट सिंगल बॉन्ड को ट्विस्ट भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक्सिस के अराउंड होता है, तो वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो आपको ब्रेक इजिली नहीं होता, सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो जब मैंने पाई बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आपकी ऑक्सीजन की ज्यादा कितनी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 के अप्रोक्सीमेटली, और इसकी कितनी होती है, आई थिंक 2.8 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ऑक्सीजन की, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। फाइन, सिमिलरली
इन दोनों में होगा। अब मैंने कहा था ना सिंगल बॉन्ड को तो ब्रेक नहीं करना है। यहाँ पर क्या आएगा, एक और डेल्टा पॉजिटिव, एक डेल्टा नेगेटिव, जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सिमिलर जैसे यहाँ किया। अब मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ, जब मैंने वाटर लिया, ठीक है, वाटर कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे होगा ना। तो जब हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है ना, मतलब वाटर का मैंने एडिशन कर दिया, तो यानी कि वहां पर वाटर ऐड हो रहा है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस जहां पर SIS लास्ट में आ जाता है, मतलब ब्रेकेज हो रहा है वहां पर, ठीक है। किसका ब्रेक, वाटर का ब्रेकेज हो रहा है H पॉजिटिव OH नेगेटिव से। अब यहाँ पर पोलैरिटी है, ये भी पोलैरिटी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जहां पर पोलैरिटी आएगी वो बॉन्ड ब्रेक होता है और एक दूसरे पर अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये H पॉजिटिव कहाँ पर अटैच होगा आपका, O के साथ, सॉरी जो आपके पास यहाँ पर OH नेगेटिव है वो कहाँ पर अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव के साथ। कर दूं इसको कंबाइन, ठीक है। अब देखो ये जो H पॉजिटिव हुआ था वो कहाँ पर अटैच होगा। अब मुझे ये पता है ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है क्योंकि पोलैरिटी है बहुत ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 के अप्रोक्स होती है और ऑक्सीजन की 3.5, तो ये ब्रेक हो सकता है। तो इसका एज इट इज नेगेटिव फॉर्म मिल सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसिड है, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो आपके OH नेगेटिव H पॉजिटिव रिलीज इजिली कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इस H पॉजिटिव पर अटैच, ये भी तो होगा ना जब वाटर आया है तो आपका, फाइन, तो एक ही बात है। अब मुझे देखो यहाँ पर पहले कितने बॉन्ड थे मेरे पास, 4, मतलब 2 पाई बॉन्ड थे, 4 सिग्मा बॉन्ड थे। अब मेरे पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए 2 पाई बॉन्ड के ब्रेकेज से। जो पहले 4 बॉन्ड थे 2 पाई बॉन्ड थे, जबकि वीक थे, 2 पाई बॉन्ड वीक थे, 4 सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे। अब 6 सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं आपके फॉर्मेशन में, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब भी पाई बॉन्ड ब्रेक होता है सिग्मा बॉन्ड उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्म होता है तो बहुत ही एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जहां पर एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी का रिलीज होना, फाइन। इसलिए हम बोलते हैं कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए, बहुत हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए कभी भी ये गलती मत करना, जब भी लैब में करो तो हमेशा क्या करो, वाटर के अंदर ड्रॉप वाइज एकदम से वो भी नहीं डालना, क्योंकि एनर्जी तो तभी रिलीज होनी है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। तो वहां पर कुछ टाइम क्या हो गया, वाटर भी अगर ऐड कर रहे हो तो सॉरी अगर आप एसिड भी ऐड कर रहे हो तो स्लोली ड्रॉप वाइज ऐड करना है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। 10th में भी आपको ये कंसेप्ट बहुत यूजफुल है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन वी ऐड वाटर इनटू एसिड, ठीक है। सो वी विल प्रेफर ऑलवेज एडिशन ऑफ एसिड इनटू वाटर, फाइन। तो चलिए अब आप मुझे एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ जाने से पहले। कई बार चमरन के एसिड्स के नाम भी नहीं पता होते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा अभी क्योंकि लेवल होता है ना, सीखने के लेवल पे हम सारी चीजें सीखते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले जो आपके पास फर्स्ट एसिड है HClO4, दिस इज अ परक्लोरिक एसिड। HClO3 that is your chloric acid, H2SO4 is your sulfuric acid, H2SO3 is sulfurous acid, HNO3 is nitric acid, H3PO4 is phosphoric acid, H3BO3 is boric acid, H2CO3 is carbonic acid, HNO2 is your nitrous acid, ठीक है ना। और ये वाले तो आपके मिक्सचर से बने हुए हैं, इसको बताने की ज्यादा नीड नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि यहाँ पर, वैसे तो ये बहुत ही आसानी से मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया है, कोशिश करी समझाने की। अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मैं और भी इस ट्रिक्स के ऊपर वीडियोस बनाती रहूं, क्योंकि ये नीट जेई और इन सब में ये बहुत ही इजी कंसेप्ट होते हैं, पर बच्चे इन्हें छोड़कर आ जाते हैं, जो अक्सर देखा जाता है। लेकिन आप इसमें क्या करोगे, हमेशा ही कंसेप्ट, कई बार क्या होता है कंसेप्ट तो समझा करो क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में ऐसे ट्रिक्स बनाया करो जिससे आपको वो ऑलवेज याद रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कवर करना होता है सिलेबस आपको, और वो आपको बहुत डिफिकल्ट लेवल लगने लग जाता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपके पास आप सारी चीज़ें पढ़ने की या रटने की कोशिश करते हो। रटना सब कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ों में समझना ज़रूरी है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको रटना पड़ता है, बट सिंप्लीफाई करने के लिए आप ट्रिक्स यूज़ कर लिया करो, ठीक है ना। तो मेरी आगे इनकमिंग वीडियोज़ में बहुत कुछ हम स्टडी करेंगे ट्रिक्स के बारे में भी, और मैं
आगे अपलोड करूँगी वीडियो, जिसमें हम अपना सिलेबस मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 12th क्लास से, और साथ साथ में 9, 10 तो सारे पोर्शन मेरे कंसेप्ट चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है टॉपिक, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।